हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। तो जैसे कि 11th का जो फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया वो ये उसका थर्ड पार्ट है। अगर जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होगा फर्स्ट पार्ट 3 समझने के लिए। तो पार्ट 3 तभी समझ में आएगा जब आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो देख के आओ, ठीक है। उसके अंदर मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन का बताया था। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट्स डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग वीडियो पहले देख के उसके बाद ही देखना, क्योंकि नहीं समझेगा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। एंड पार्ट 2 में मैंने बताया था कि फॉर्मूले से यूनिट से डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वो सब पूरा मैंने करके बताया था। हो सके तो उसको अच्छे से वीडियो को देखो, एक बार नहीं समझ में आया 2-3 बार देखो तो शायद अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं एक झलक आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या था वो। देखो ये यूनिट, फॉर्मूले से यूनिट मैंने निकाला था। कैसे निकाला था वो रफ़ पेपर में मैंने निकाला था, आप लोगों को बताया था। अगर जो भी चीज़ मैं रफ़ में करता हूँ ना, ये जो हम मेरी फेयर बुक है, ठीक है, उसको नोट्स समझ लो आप लोग। जो मैं रफ़ चीज़ समझाता हूँ या कराता हूँ तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ये टॉप पे, ठीक है। मैं भी पहले जब 11th-12th में था तो मैं यहीं पे लिखता था, ताकि जब भी मैं वो चीज़ पढ़ने जाऊँ तो मुझे समझ में हाँ ये चीज़ है। तो ठीक है, तो रफ़ चीज़ जो रहती है वो यहाँ लिख लिया करो ताकि आप लोगों को पढ़ने में ईजी रहे, ठीक है। तो ये डायमेंशन हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्या है ये? यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन का इस्तेमाल करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर 3 पार्टें क्या है देखो। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, मतलब कि एक इक्वेशन है वो करेक्ट है कि नहीं, वो कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग डायमेंशन। समझ में आया? फिर से समझाता हूँ। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस, मतलब कि इक्वेशंस, कोई भी इक्वेशन दी रहेगी उसको हम लोग करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, वो कैसे, किसका इस्तेमाल करके हम लोग बताएंगे? डायमेंशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब उसका इस्तेमाल करके, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड, टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी या जितनी भी क्वांटिटी, मतलब सपोज करो लेंथ मास टाइम, मतलब कोई भी चीज़ क्वांटिटी सपोज कर लो। टाइम हो गया, लेंथ हो गया, अगर एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी, जो भी क्वांटिटी की 2-3-4 जितनी क्वांटिटी, उन चारों या उन दोनों या उन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम लोग को फाइंड करना। मतलब कि लेंथ स्क्वायर है, लेंथ क्यूब है, टाइम क्या है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इज इक्वल टू ये बाजू में या ये बाजू में क्या है रिलेशन है, वो हम लोग को फाइंड करना है। आई होप मुझे मालूम है आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या आप बोल रहा हूँ मैं, बट जस्ट आप लोग ये रीड करो, रिलेशन हम लोग को फाइंड करना है। आगे मैं समझाऊँगा अच्छे से, ठीक है। जस्ट मैं ये पढ़ रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। थर्ड वाला क्या है? एक एक करके मैं तीनों को समझाऊंगा, ठीक है, इतना वो टेंशन मत लीजिए। थर्ड वाला क्या है? टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक चीज़ है, सपोज करो वर्क का 2 यूनिट हो सकता है। एक SI यूनिट में हो सकता है, एक इसका CGS यूनिट में भी हो सकता है। तो दोनों अगर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, तो कुछ किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। जो फैक्टर आएगा जिससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, जो भी करना है वो फाइंड करना है हम लोग को कि क्या फैक्टर रहेगा। सपोज करो देखो यहाँ पे वर्क का यूनिट क्या होता है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो, उसके अंदर सब बताया है, अच्छे से समझेगा आप लोगों को। ये थर्ड वीडियो में क्या होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होगा? अर्ग। अर्ग क्या है? अर्ग भी जूल की सॉरी वर्क की यूनिट है। अर्ग क्या है? वर्क की यूनिट है, बट किस में है? CGS में। और जूल किस में है? SI यूनिट में। SI यूनिट मैंने बताया था 3-4 टाइप के यूनिट होते हैं, SI, CGS, MKS और फुट पाउंड FPS, ठीक है। तो अभी क्या है? जूल क्या है? SI यूनिट। और अर्ग क्या है? CGS यूनिट। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मनी अर्ग। हाउ मनी के लिए मैंने लेट सपोज कर लिया x, तो x हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। ये तो मिल ही गया, 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग। तो x हम लोग को फाइंड करना है, x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हो गया, सिंपल। समझ में आई है? चलो अभी एक एक करके हम लोग तीनों का देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या था इसका? करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे लिखा है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अब देखो, ये देखो यहाँ पे
ये इक्वेशन हम लोग को दे दिया, सपोज कर लो कंसीडर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन हम लोग को दे दिया, क्या है ये इक्वेशन का मतलब, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, वेलोसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, मैं रुको एक बार अच्छे से बताता हूँ। हाँ तो देखो, हाँ यहाँ पे देखो, वी क्या है, वी क्या है, वेलोसिटी। वी क्या है, वेलोसिटी। एक और चीज़ याद रखना, यू भी क्या है, यू स्मॉल यू, हाँ ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, स्मॉल यू भी क्या है, वेलोसिटी है। अभी थोड़ा डिफरेंस आएगा, जो ये वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है वो है इनिशियल। इनिशियल और फाइनल का मतलब समझ में आता है, इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में आता होगा, उर्दू मीडियम वाले को शायद ही समझ में आता हो, या तो आता होगा, ठीक है। क्या होता है फाइनल और इनिशियल, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, या यहाँ पे गया, कहीं पे भी गया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, ये वाली, फर्स्ट वाली। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ये वाली, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का भी तो वो होता है ना, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्पीड की तरह ही काम होते हैं, कभी स्पीड कम रहेगी कभी ज़्यादा रहेगी, तो इनिशियल पे क्या था तो फाइनल पे क्या था, वो सब हम लोग को पता रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब भी इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है दोनों, ठीक है, ये फाइनल है ये इनिशियल है, बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एक है एक्सेलरेशन, बताया था मैंने, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखे थे, एक्सेलरेशन होता है। एक है एक्सेलरेशन, टी क्या है, टाइम है, टी क्या है, टाइम है, ठीक है। अब देखो, तो ये हम लोग को इक्वेशन दे दिया, ये इक्वेशन राइट है कि नहीं राइट है, करेक्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, करेक्टनेस, तो राइट है कि नहीं राइट है वो हम लोग को बताना है। कैसे बताएंगे, डायमेंशन का इस्तेमाल करने के, कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, इसका डायमेंशन निकाल लेंगे, इसका डायमेंशन निकाल लेंगे, इसका डायमेंशन निकाल लेंगे, तो इसका डायमेंशन और ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन अगर सेम आ रहा है तो मतलब क्या है, ये इक्वेशन करेक्ट है ना, ठीक है। वही काम किया, देखो डायमेंशंस ऑफ LHS, LHS मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, ये शायद आप लोगों को 10th या 9th में भी किए होंगे तो पता रहेगा, राइट हैंड साइड होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। कहाँ से आया ये, कहाँ से बताओ, पार्ट 2 वीडियो जाके देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पार्ट 2 वीडियो जाके देखो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का क्या रहता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि लेंथ 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो क्या है मतलब 1 है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे चलेगा, L दिया मतलब कि 1 ही है, अगर 2 रहता तो 2 लिखना पड़ता, 3 रहता तो 3 लिखना पड़ता, बट 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि समझ में आता है कि 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए माइनस दिखाने के लिए यहाँ पे 1 लिखे, ठीक है, समझ में आया। तो टाइम -1, L1 T-1, ये हो गया LHS का। अब RHS पे क्या है, 2 टर्म है, U और AT, तो दोनों निकालो, U का निकालो, U क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल है फाइनल है, डायमेंशन तो सेम रहेगा ना, देखो यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम रहेगा, मैंने कि पार्ट 2 में वीडियो में बताया था, यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम रहेगा, यूनिट नहीं है डायमेंशन भी नहीं रहेगा, समझ में आया, ठीक है। तो इसका डायमेंशन सेम आया। अब AT क्या रहता है, एक्सेलरेशन और टाइम, एक्सेलरेशन का मैंने लिख दिया डायमेंशन, अब ये डायमेंशन कहाँ से आया ये मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, एक बार बता ही देता हूँ वरना आप लोग बोलोगे। देखो एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है, L1 m0 T-2, L1 m0 T-2, तो m0 अगर नहीं लिखेंगे चलेगा, क्यों, क्योंकि 0 है ना, वो तो 0 जिसकी पावर रहेगी उसका पावर मतलब 1 है, मतलब छोड़ दो उसको चलेगा वो, ठीक है। तो L1 और T-2, तो ये यहाँ पे भी वही लिखा है, L1 T-2, ठीक है, और टाइम का क्या रहेगा, खाली टाइम रहेगा 1 रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, समझ में आया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, L इधर है, इधर L है ही नहीं तो खाली L आएगा, T-2 है, यहाँ पे T है, क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, बेस सेम है, T है ना यहाँ पे, तो इन लोग का जो पावर है वो क्या होगा, ऐड होगा, समझ में आया। देखो कैसे है, देखो T-2 है और यहाँ पे T है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, -2 + 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 रहेगा ना, ठीक है। यहाँ पे जब कुछ चीज़ नहीं है तो वो क्या है मतलब 1 है, तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -2 + 1 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है,
माइनस कर दो, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब साइन किसकी रहेगी, बड़े की, बड़े जो नंबर रहेगा उसकी साइन रहेगी। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 2 नंबर है, 2 का साइन क्या है 1, माइनस, तो माइनस लिख दो। तो ऐसा प्लस माइनस करते, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से समझा देता हूँ। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दो, 2 में से 1 गया, 1। अब साइन देखेंगे किसकी साइन आएगी, माइनस प्लस में से किसकी साइन आएगी, जो बड़ा नंबर रहेगा, बड़ा नंबर कौन सा है, 2 नंबर बड़ा है, तो इसकी साइन आएगी। समझ में आया कैसे करते हैं, माइनस प्लस ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया L1 T-1। अब डायमेंशन ऑफ RHS क्या हो गया, इसका क्या होगा, U वाला यहाँ पे लिख दिया, प्लस प्लस AT वाला, ये वाला यहाँ पे लिख दिया, AT वाला ये डायमेंशन आया जो यहाँ पे लिख दिया। अब ये तो सेम है ना, तो उसको 2 टाइम्स से भी लिख सकता हूँ मैं ऐसा, 2 टाइम्स ऑफ L1 T-1, है ना, ऐसा लिख सकते हो ना, क्योंकि दोनों सेम है। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, और प्लस है बीच में, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या आया, LHS इज इक्वल टू आया RHS, है ना। 2 को छोड़ दो, 2 जो आया है, 2 जो है, 2 कांस्टेंट है ना, वो तो बाबा कांस्टेंट, जो कांस्टेंट का डायमेंशन रहता है क्या, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं रहता, याद रखना, ये आप यहाँ पे लिख लो, नो डायमेंशंस फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन होता ही नहीं है, डायमेंशन लेस रहता है, ठीक है। क्या रहता है वो, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस, ठीक है। डायमेंशन लेस है तो यूनिट लेस भी है, मतलब ना उसकी यूनिट रहेगी ना डायमेंशन रहेगा। तो 2 का ना यूनिट रहेगी ना डायमेंशन रहेगा। कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है क्या होता है, 1 2 3 जो भी नंबर हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट, उसका ना यूनिट रहेगा और ना डायमेंशन रहेगा। तो क्या आया, ये इसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया, है ना, दोनों के इक्वल आया, तो LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आया, ठीक है। अब सेकेंड वाला ये समझा कैसे करते हैं, ये फर्स्ट वाला एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो इक्वेशन जो दिया है, इक्वेशन लिख लो, LHS का डायमेंशन लिखो, RHS का प्लस करके डायमेंशन लिखो, अगर सेम आया तो डायमेंशनली करेक्ट, और नहीं सेम आया तो डायमेंशनली नॉट करेक्ट। समझ में आया, सेकेंड वाला ये समझा, फर्स्ट वाला अगर नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाला, टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि कोई भी 2 या 3 या 4 जितनी भी क्वांटिटी है उन दोनों तीनों के बीच में रिलेशन क्या है हम लोग को फाइंड करना है। सपोज कर लो यहाँ पे 3 टर्म है, ठीक है। द पीरियड टी, पीरियड का मतलब क्या है, टाइम होता है, पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। द पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे एक नया टर्म आया आप लोगों के लिए, अभी तक क्या था, एक्सेलरेशन था जिसको बोलते ए। अभी एक और टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से, ठीक है। तो देखो वहाँ पे क्या था, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी सेम ही है, एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस फ़र्क इतना ही है। यूनिट तो सेम रहेगी, डायमेंशन भी सेम रहेगा, ठीक है, बस बोलने का अंदाज अलग है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है ये आगे क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, वो आगे हम लोग अगर आएगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल नहीं है, बिकॉज अगर इसको समझाने बैठ जाऊँगा तो और टाइम चली जाएगा, ठीक है। तो ये है ए एक्सेलरेशन है और जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिट दोनों का सेम रहता है, डायमेंशन भी दोनों का सेम रहता है। यहाँ पे भी यूनिट सेम रहेगा, डायमेंशन सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी है, ये भी क्या है, दोनों एक्सेलरेशन ही है, बस यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी आ गया। समझ में आया, ठीक है। अब ये ऑसिलेशन जो है ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, या 12th में या तो 11th में आगे पढ़ेंगे, वो समझ में आ जाएगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए समझ रखो, 3 टर्म दिया है, टाइम दिया है टी से रिप्रेजेंट किया है, लेंथ दिया है एल से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल एल से, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है जिसको रिप्रेजेंट किया है स्मॉल जी से। समझ में आया, इतना समझा भी यहाँ तक, ठीक है। 3 टर्म दिया, टी एल क्या दिया है, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या दिया है, टी दिया है जिसको हम लोग टाइम बोलेंगे या पीरियड बोलो चलेगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, लेंथ, फिर क्या दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 3 टर्म दिए है आप लोगों को। अब देखो आगे, हाँ तो उसके अंदर क्या था, फर्स्ट वाले में क्या करने का था, LHS का डायमेंशन निकालो, RHS का डायमेंशन निकालो, अगर दोनों सेम आ रहा तो डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। हाँ, इतना समझा। सेकेंड वाले में क्या करेंगे हम लोग कि जो 3 टर्म दिया है ना, उनको क्या करेंगे पता है, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म दिया है उसको यहाँ पे लिखेंगे LHS में, सेकेंड टर्म जो दिया है, लेंथ दिया है, तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो 2 टाइप के प्रोपोर्शनलिटी आती है, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सब चीज़ें आप लोगों को या तो यहाँ पे लिख लो आप लोग टॉप पे अपने नोट्स में, या तो फिर मैं अपने रफ में लिख रहा हूँ, आप लोग अपने टॉप में लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स जब तैयार कर रहे होंगे मेरा वीडियो देख के, ठीक है। 2 टाइप के प्रोपोर्शनलिटी होती है, एक होता है डायरेक्टली और एक होता है इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। 2 टाइप का रहता है, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 2 टाइप के प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे समझेंगे डायरेक्टली के इनवर्सली? डायरेक्टली का मतलब होता है डायरेक्ट, मतलब कि सपोज करो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ऐसा लिखते हैं। अब मेरे को A और B के बीच में इनवर्सली दिखाने, क्या करूँगा पता है, A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब कि अपॉन में रहेगा, मतलब कि अपॉन में रहेगा, मतलब कि अपॉन में रहेगा। जब कोई चीज़ अपॉन में रहती है, B मतलब अपॉन में ना, तो क्या हो गया, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर सामने है उसके तो डायरेक्टली। समझ में आई है? डायरेक्टली का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब उसके सामने, इनवर्सली का मतलब इसके अपॉन में। समझ में आया? ठीक है। तो अभी मुझे बताओ ये कौन सा प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। सेकेंड क्या करेंगे, टाइम, वही फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला स्टेप समझा? कोई भी अगर आप लोगों को रिलेशन फाइंड करना है तो पहला स्टेप यही है कि जो दोनों टर्म दिया है एक्स्ट्रा, फर्स्ट वाला और सेकंड थर्ड वाला जो दिया है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो। अब दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों को साथ में कर दो। T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों साथ में किए? क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, इसलिए यहाँ पे सेम कर दिया, ठीक है। अब ये ए बी क्या है, ये ए बी क्या है, मतलब सपोज करो हम लोग को अभी देखो लेंथ कितना है, स्क्वायर है, क्यूब है, या लेंथ रेस टू 4 है, 5 है, मतलब इसके ऊपर 4 है, 5, 6 है, जो पावर है उसकी वो हम लोग को मालूम नहीं है। ऑक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी पावर हम लोग को मालूम नहीं है, तो क्या पावर है वो हम लोग को फाइंड भी करना है ना। कुछ तो पावर होगी या कुछ नहीं होगी या सेम रहेगी, क्या रहेगी, हम लोग को फाइंड करना है। तो बेसिकली सेकेंड वाले हम लोग को क्या करना पता है, ए और बी का हम लोग को फाइंड करना है, ए और बी हम लोग को फाइंड करना है। सेकेंड वाले केस में हम लोग को ए और बी फाइंड करना है। समझ में आया? यहाँ तक समझा? ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए ना हमेशा याद रखना, फिजिक्स में 11, 12, केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट में अगर आएगा तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए क्या करते पता है, इक्वल डालते और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते। याद रखना, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए इक्वल डालते और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते, कांस्टेंट वो देखो कोई भी हो सकता है, ठीक है। हर जो भी अपना मतलब कोई भी साइंटिस्ट अगर आप बनाया कुछ है तो उसका अपना अपना प्रोपोर्शनलिटी साइन रहेगी। आगे देखेंगे के है ना, यहाँ पे आगे देखेंगे कुछ और रहेगा, दूसरा कुछ रहेगा, तो जो साइंटिस्ट जो बनाता है वो अपना कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी डालता है, ए रहेगा, बी रहेगा, जो भी रहेगा, कुछ भी रहेगा। अभी यहाँ पे फिलहाल के डाला उसने, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। समझ में आया? यहाँ तक समझा? क्या करेंगे, पहला टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वही फर्स्ट टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड टर्म, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर दोनों को साथ मानेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए इक्वल डालेंगे और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, के है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पहला ये हो गया, यहाँ तक समझा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है, इसका डायमेंशन निकालेंगे और उन लोग को यहाँ पे पुट कर देंगे। टाइम का डायमेंशन क्या रहेगा, सिंगल टाइम ही है तो खाली टाइम ही रहेगा। तो देखो m0 L0 T-1, सॉरी T-1 बोला, सॉरी गलती से हो गया, T1। समझ में आया? कांस्टेंट का डायमेंशन आएगा नहीं आएगा, पीछे बताया था, कांस्टेंट का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, ठीक है। डायमेंशन लेस होता है और यूनिट लेस रहता है, ठीक है।
लेंथ का क्या रहेगा, सिंपल लेंथ रहेगा L1। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन ही सेम रहेगा उसका L1 t-2। अगर डायमेंशन यूनिट याद रख लो, हाँ तुम लोग फार्मूला भी, डायमेंशन भी और यूनिट भी याद कर लो आप लोगों को। डायमेंशन तो वैसे निकालेंगे तो सही रहेगा, याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो डायमेंशन हो सके तो जैसे कैसे निकालने का वो सीख लो, और यूनिट और फार्मूला वो तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोगों को साइंस में याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 क्यों लिखा आप लोग, मैंने बोला था कि 0 0 नहीं लिखना। अरे 0 0 जो है उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैंने तो लिख दिया यहाँ पे क्योंकि टेक्स्ट बुक में था, इसीलिए। समझ में आया। अब देखो ये 1 है, ये ए है, तो पावर क्या होगी, ऐड नहीं होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। याद रखना क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो एल ए हो जाएगा, एल बी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करके बताता हूँ वरना आप लोगों को कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो कैसे बताऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो L1 A L T-2 B, ठीक है। तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया A, ये इससे मल्टीप्लाई होगा LB, इससे भी होगा -2B हो जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2B हो जाएगा, ये समझा। फिर मैंने बताया था जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। बेस सेम है ना, L है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, A + B हो जाएगा। तो L A + B, और इसके साथ कुछ है क्या, नहीं है, तो सिंगल है, तो -2B ऐसा लिख दो। समझ में आया कहाँ से आया ये, L A + B T-2B, समझ में आया कहाँ से आया, ठीक है। तो उसको अगर आप लोगों को नहीं समझे तो आप लोग अपने नोट्स में लिख भी सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको समझने के लिए आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरे को समझाने का आप लोग को, ठीक है। समझ में आया। अगर वो स्टेप नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम में तो भी चलेगा क्योंकि इतना समझ में आता है, ठीक है। बट आप लोगों को समझाने के लिए मेरे को वो बताना पड़ेगा, समझा। अब मैं M0 को नहीं लिखूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे L और T है ना, टर्म 2 ही टर्म है, तो मैं भी यहाँ पे भी 2 टर्म, अगर 3 टर्म लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लिखना ही लिखना है, ठीक है, समझा। अब क्या करेंगे पता है, यहाँ ये स्टेप समझा, फिर उसके बाद ये कैसे किए वो समझा, समझ में आया। थर्ड क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट करेंगे, मतलब L और L को इक्वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है L 0, यहाँ पे क्या है L A + B, तो A + B = 0 हो गया, समझ में आया। यहाँ पे क्या T 1 है, यहाँ पे क्या है T-2B, तो -2B क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -2B क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2B = क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, इक्वेट कर रहे हैं, कांस्टेंट हम लोग इक्वेट नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, ठीक है। तो कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ ऑन बोथ द साइड्स वी गेट A + B = 0, तो B को मैंने वहाँ भेज दिया तो -B हो जाएगा, समझ में आया। फिर सेकेंड वाला क्या मिला, -2B = 1 हो गया, तो -2B = 1, B = ये -2 को मैं यहाँ भेज दिया नीचे, तो क्या हो गया, -½ तो B का वैल्यू मिल गया -½ अब कैसे A का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे B का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो माइनस पहले से है, माइनस पहले से, B का वैल्यू माइनस से है पहले से, -½ तो माइनस 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 प्लस, तो क्या हो गया हाफ, प्लस में आया, ठीक है। आंसर क्या आया, प्लस में आया, तो B आया -2B -1/2 और A आया +1/2, ठीक है। बस अब A B की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, मैंने बताया था जो A और B की वैल्यू पुट करो, हम लोग को A और B फाइंड करना है, तो A और B मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। तो K ऐसे लिखा, L का वैल्यू कितना आया, A था तो हाफ, G का वैल्यू क्या था, B था -½ ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हाफ का मतलब क्या होता है पता है, कोई भी चीज़ के ऊपर हाफ लिखा है ना जब, तो उसका मतलब होता है रूट, उसका मतलब होता है रूट, क्या, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है रूट। अगर उसके ऊपर 1/3 लिखा रहे तो 3 रूट, क्यूब रूट, ठीक है, सो क्यूब रूट बोलते हैं। A⁴ रहेगा तो 4 रूट, समझ में आया। तो बट यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे रूट आएगा खाली, रूट ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ L आ जाएगा, रूट ऑफ L। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये मैंने क्या बताया, हाफ का मतलब क्या रूट होता है, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं पता है, अगर ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, साइन
चेंज होगा, बताया था मैंने। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा तो जाके देखो। अगर कोई भी चीज़ को अगर ऊपर से नीचे लेंगे या नीचे से ऊपर लेंगे तो उसका पावर का जो साइन है वो चेंज होगा। तो पावर का साइन क्या है, माइनस है, माइनस से क्या आ गया प्लस, तो ये भी रूट हो गया। समझ में आया? नहीं समझा तो एक बार फिर से देखो, बताता हूँ। T इजिकल टू के एल हाफ जी माइनस हाफ। अब देखो ये हाफ का मतलब तो मैंने बताया है रूट ऑफ एल होता है। ये हाफ का मतलब बताया, माइनस वाला नहीं बताया, खाली हाफ का बताया। तो एक काम करता हूँ, मैं जी को ना नीचे भेज देता हूँ। और मैंने बताया था जब ऊपर नीचे करते तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो के ये रूट हो गया। अब ये हाफ का मतलब क्या हो गया, रूट, और दोनों रूट है तो दोनों को एक साथ कर देता हूँ ना, एल रूट जी। समझ में आया? ठीक है, तो टी इज इक्वल टू के रूट ऑफ एल बाय जी। समझा ये? अब ये देखो, तो यहाँ पे अपना डेरिवेशन ख़त्म हो गया है, बट ये एक्स्ट्रा इसने किया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड इट इज़ फाउंड टू बी 2π। 2π कैसा आया? 2π का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? 2π का मतलब 360। 2π का मतलब क्या होता है? 360, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है? 180। याद होगा आप लोगों को, पाई का मतलब क्या होता है? 180। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। 360 डिग्री मतलब क्या होता है? सर्कल। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? सर्कल, है ना। पूरा सर्कल का डिग्री कितना होता है? 360। अगर वो सिर्फ हाफ गया तो 90 डिग्री, फिर ऐसा गया तो 80 डिग्री, फिर ऐसा गया तो 270, फिर पूरा घुमा है अगर सर्कल पूरा घुमा है तो क्या हो गया वो? 360। तो 2π का मतलब क्या होगा? 360। तो सपोज़ करो वो जो ऑसिलेशन जो कर रहे हैं हम लोग वो सर्कल में, तो सर्कल एक बार राउंड करेगा तो कितना डिग्री घूमेगा? 360। तो 360 के का वैल्यू मैंने क्या डाल दिया? 360, 2π डाल दिया। समझ में आया? तो ये हो गया यहाँ पे इसका डेरिवेशन खत्म। फर्स्ट वाला समझा, सेकंड वाला समझा कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड वाला। अगर नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से सुनो एंड देखो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और नोट्स भी हो सके तो प्रिपेयर करते जाओ। थर्ड वाला देखो, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि सेम फिजिकल क्वांटिटी। सपोज करो वर्क है तो उसका एक यूनिट्स दूसरे यूनिट में कन्वर्ट होगा, तो जो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो फैक्टर हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे मैंने एक वर्क ले लिया हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आप लोगों को। टेक्स्ट बुक में भी वही दिया है। टू डिटरमाइन द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड अर्ग। अर्ग, जूल किसका यूनिट है? वर्क का। अर्ग किसका यूनिट है? वर्क का। तो दोनों वर्क ही का यूनिट है, तो फ़र्क क्या है? देखो, ये जूल जो है एसआई यूनिट है, अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट है। समझ में आया? तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो फैक्टर हम लोग को ये थर्ड वाले में फाइंड करना है। समझ में आया? देखो, लेट 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग, मतलब कि एक्स हम लोग को फाइंड करना है। कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम लोग को अर्ग में कन्वर्ट होगा, 1 जूल कन्वर्ट होगा अर्ग में। समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है। अब एक काम करते हैं, वर्क का डायमेंशन निकाल लें, क्योंकि ये तीनों को जो हम लोग को फाइंड करना है डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड करना है। तो एक काम करता हूँ, वर्क का डायमेंशन मैं निकाल लेता हूँ। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? M1 L2 T-2। पीछे टेबल में हम लोग पार्ट 2 में हम लोग देखे, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखे थे, तो पार्ट 2 वीडियो भी देखो, अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो देखो, जूल का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा? ये रहेगा। अर्ग का डायमेंशन भी ये रहेगा। क्यों? क्योंकि यूनिट अलग है, डायमेंशन सेम रहेगा। देखो याद रखना, ये यहाँ पे लिख लो टॉप में आप लोग, यूनिट कुड बी डिफरेंट बट ठीक है, बट डायमेंशन शुड बी, डायमेंशन मस्ट सेम, ठीक है। यूनिट अलग हो सकती है, जैसे कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन एक और यूनिट है, कौन सा यूनिट है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। पीछे टेबल में हम लोग देखे थे। तो यूनिट अलग है लेकिन डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो याद रखना, किसी चीज़ का अगर यूनिट अलग है, कोई भी उसकी दूसरे नाम से पुकारता है, अगर सपोज कोई इंसान का भी 2 नाम होता है ना, बट उसका डायमेंशन क्या है? सेम है ना, उसका डायमेंशन तो सेम ही है, माँ बाप तो सेम ही रहेंगे, लेकिन उसको अलग नाम से पुकारते हैं वो अलग बात है, ठीक है। अगर कोई बच्चे को अलग नाम से 2 नाम से पुकारते हैं बट उसके माँ बाप तो सेम ही रहेंगे, तो डायमेंशन सेम रहेगा, बट यूनिट डिफरेंट हो सकता है। कोई भी उसको दूसरे नाम से भी पुकार सकता, कोई उसको जूल से बोल सकता है, कोई उसको अर्ग से बोल सकता है, लेकिन डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। याद रखना, ठीक है।
तो M1L1T-2 M1L2T-2 M1L2T-2। अब मैंने यहाँ पे 1 1 यहाँ पे 2 2 2 क्यों लिखा? देखो मैं एक काम करता हूँ, SI यूनिट को ना 1 1 से देखूँगा क्योंकि मेरे को समझ में आएगा ये यूनिट है 1 का, 1 मतलब SI यूनिट और 2 मतलब CGS यूनिट। ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए हम लोग को मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। तो 1 1 क्या है? SI यूनिट। 2 2 2 क्या है? CGS यूनिट। ठीक है, अब ये एक्स इधर है, ये टर्म को मैं अगर इज इक्वल टू वो साइड लेके गया तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड। क्यों डिवाइड? क्योंकि मल्टीप्लाई के वो साइड लेके गया तो सॉरी इज इक्वल टू की वो साइड लेके गया तो डिवाइड। देखो याद रखना, प्लस को इज इक्वल टू वो साइड लेके जा रहा तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई को इज इक्वल टू वो साइड लेके गया तो डिवाइड हो जाएगा। वैसे सेम माइनस का, देखो माइनस को इज इक्वल टू वो साइड लेके जा रहे तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड को इज इक्वल टू वो साइड लेके जा रहे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए ये जो 2 वाला टर्म है ये यहाँ पे डिवाइड, जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, MM को अलग, LL को अलग, TT को अलग। तो देखो M1 M2, अब दोनों का पावर सेम है इसलिए मैंने एक ही बार यहाँ पे लिख दिया। L2 L1 L2 L1 L2 दोनों का पावर सेम है, 2 2 है, तो इसमें यहाँ पे मैंने सेम लिख दिया। T1 डिवाइड बाई T2, सॉरी यहाँ पे T2 आएगा, मैं गलती से लिख दिया। T1 डिवाइड बाई T2 दोनों का पावर सेम है, -2 इसलिए -2 आया। समझ में? फिर इसके बाद अब क्या करेंगे इसका? देखो यहाँ पे मैंने जो बताया था, बोला था, वही यहाँ पे लिखा है। वेर सफिक्स 1 क्या बताता है? इंडिकेट्स SI यूनिट, और 2 क्या बताएगा? इंडिकेट्स CGS यूनिट। ठीक है, अब SI यूनिट है ये, तो मीटर का SI सॉरी मास है यहाँ, सॉरी मास है ये, मास का SI यूनिट क्या है? इन SI यूनिट LMT आर एक्सप्रेस इन मीटर, लेंथ को क्या बोलेंगे? मीटर, मास को क्या बोलेंगे? kg, टाइम को क्या बोलेंगे? सेकेंड। ठीक है, एंड इन CGS सिस्टम LMT आर रिप्रेजेंटेड इन, लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम, टाइम को सेकेंड, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है CGS का? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। SI यूनिट का सिस्टम इंटरनेशनल क्या रहता है? लेंथ, मास, टाइम। समझ में आया? अब सब पुट कर दो। देखो M1 क्या है? मास है, SI यूनिट में क्या है? मीटर है, तो मीटर, मास है ना ये, मास है। M1 क्या है? मास है, मास किस में? SI यूनिट में, तो SI यूनिट में मास क्या है? kg आ गया। M2 क्या है? CGS यूनिट में मास है, CGS यूनिट में मास क्या है? ग्राम है, तो यहाँ पे ग्राम। फिर L1 क्या है? लेंथ ऑफ SI यूनिट, लेंथ ऑफ SI यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ L2 मतलब लेंथ ऑफ CGS, लेंथ ऑफ CGS क्या है? सेंटीमीटर। और SI यूनिट और CGS में दोनों में टाइम का क्या है? सेकेंड रहता है, यहाँ पे भी सेकेंड, यहाँ पे भी सेकेंड, तो SS, तो SS तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 आया। अब देखो किलोग्राम डिवाइड बाय ग्राम क्या होता है? उसको हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, या ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो kg कैंसिल हो जाएगा, या इसको ग्राम कर देंगे तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, है ना? यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, तो एक काम कर दो, या तो उसको सेंटीमीटर कर दो तो सेंटीमीटर कट हो जाएगा, या तो उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों के हाथ में वो क्या करना है, मैं जस्ट बता देता हूँ कैसे कन्वर्ट करते। ओके, सो अभी मैं ये चार्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ईजी में समझ में आए कि कैसे कन्वर्ट करते मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, या ग्राम को सेकंड में, या जो भी है सेंटीमीटर। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। इसको देखो कैसे देखो, अगर सपोज़ करो मेरे को, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, सपोज़ करो मेरे को 1 मिलीमीटर मतलब 1 mm, ठीक है, 1 mm को कन्वर्ट करना है मीटर में। 1 mm को मतलब mm को मीटर में, mm का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर, मिली और मीटर। cm का मतलब सेंटीमीटर, किलो का मतलब किलोमीटर, km का मतलब किलोमीटर। समझ में आया? तो अभी मेरे को क्या करना पता है, mm को जो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करूँगा पता है? याद रखना। देखो
अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ग्राम और मीटर में इसलिए एक साथ लिखा हूँ क्योंकि चाहे मीटर को या ग्राम में किसी में भी कन्वर्ट करना है तो एक ही फार्मूला है। क्या है फार्मूला पता है? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है? 10⁻²। समझ में आया? वैसे देसी मीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। समझ में आया? ठीक है, तो एक एक कम करेंगे, आप लोग को याद भी हो जाएगा। 10⁻3, 10⁻², 10⁻1। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को लॉग टेबल जो बुक है ना, जो आप लोग लेंगे 11th 12th के लिए, उसके पीछे भी मिलेगा, बट वहाँ पे अच्छे से समझाया नहीं, मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, याद कराने के लिए देखो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। तो ज़्यादातर जो है ना 11th 12th में हम लोग 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। ये डेका हेक्टो डेसी ये ज़्यादा काम आता ही नहीं है, तो ज़्यादातर आप लोग फोकस किस पे करेंगे पता है? मिली पे, सेंटी पे और किलो पे। ठीक है, किस पे फोकस करेंगे? मिली, सेंटी, किलो। ठीक है, तो मिलीमीटर से मतलब के mm से मतलब के देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, अब मिलीमीटर को मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या है फॉर्मूला? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या है, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻3। तो 1 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इंटू 10⁻3। समझ में आया? वैसे अभी तुम लोग मेरे को बताओगे 1 सेंटीमीटर को मेरे को कन्वर्ट करना है मीटर में, क्या करूँगा? 1 कैसे लिखूँगा? इंटू क्या करूँगा? 10⁻2, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। देखो एरो देखो यहाँ जा रहा हूँ, सेंटीमीटर से मीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर में क्या करना पड़ेगा? 10⁻²। समझा? अब वैसे 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 km को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? 1 को ऐसे लिख देता हूँ, इंटू क्या करना पड़ेगा? देखो अभी यहाँ का देखो, यहाँ का देख लिए, माइनस में रहेगा, -3, -2, -1। यहाँ पे क्या रहेगा पता है? तो अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻1। समझा? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, याद हो गया? तो किलोमीटर को क्या करना पड़ेगा? इंटू 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आएगा यहाँ पे? 10⁻3। समझा कैसे करते हैं कन्वर्ट? तो देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज करो मेरे को 10 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करूँगा? 10 को ऐसे लिख दूंगा, मिलीमीटर, मिलीमीटर से मीटर में जाना है, मिलीमीटर से मीटर में जाना है। क्या करना पड़ेगा? 10⁻3, 10⁻3। समझा कैसे करते ये? ठीक है, तो होप अगर आप लोग और प्रैक्टिस करो। एक और बता देता हूँ, 50 किलोमीटर है, अब मेरे को मीटर में चाहिए। क्या करूँगा? 50 है ना, तो 50 लिख दो, किलो है ना, किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है। क्या करना पड़ेगा? 10⁻3, तो 10⁻3। समझा कैसे कन्वर्ट करते? समझ में आइए? ठीक है, तो ज़्यादातर किस पे फोकस करेंगे आप लोग? मिली, सेंटी, किलो, मिली, सेंटी, किलो। अब मैं अपोजिट पूछता आप लोगों को, ठीक है। देखो मुझे मीटर से 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पे क्या था? सेंटीमीटर से मीटर था, बट यहाँ पे मैं अपोजिट कर रहा हूँ, मीटर से सेंटीमीटर जाना, मीटर से, हाँ, मीटर से सेंटीमीटर जाना। तो क्या हो जाएगा? एरो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा पता है? क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ, जस्ट आप लोग ऑडियो सुनो मेरा, लिख के नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ से एरो गया यहाँ पे, तो 10⁻3, -2, -2, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अपोजिट। ये -2 है ना, तो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ये -3 है ना, तो +3 हो जाएगा। ये -1 है ना, तो +1 हो जाएगा। समझा? अगर यहाँ से यहाँ जाना है, मीटर से सेंटीमीटर जाना है, क्या करना पड़ेगा?
1 को ऐसे ही लिखूँगा, ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर जाना, तो सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा जाने का ना, तो अपोजिट जाना, तो -2 है ना, तो +2 हो जाएगा, तो 10⁻²। समझा कैसे करते हैं, समझ में आया। अब वैसे इसको भी किलोमीटर से मीटर में जाना है। अब मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ एरो जो दिया है ना, इसको मेरे को अपोजिट लेके जाना है। क्या करूँगा, -3, जो 3 है उसको -3, जो 2 है उसको -2, जो 1 है उसको -1। समझा। तो वैसे ही देखो 10 मीटर को मेरे को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में, तो 10 तो ऐसे लिख दूंगा। अब मीटर को किलोमीटर में जाना है, मीटर को, हाँ मीटर से किलोमीटर जाना है। ये एरो देखो मेरा, मीटर से किलोमीटर, बट यहाँ पे क्या दिया है, किलोमीटर से मीटर, तो अपोजिट कर दो। तो मीटर से किलोमीटर जाना है ना, तो पावर तो उतना ही रहेगा, बट क्या रहेगा, -3, तो इंटू 10⁻³ समझ में आया। अगर ऊपर अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव में आएगा, अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव। ये थोड़ा सा टाइम जाएगा आप लोगों को याद करने के लिए, बट याद कर लो तो कैसा 11, 12 और आगे भी बहुत आप लोगों को ईजी रहेगा, ठीक है। ये ईजी वे में मैं समझा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हमारे नोट्स पे। यहाँ पे देखो, एक काम करता हूँ मैं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना। देखो यहाँ पे मीटर उटर नहीं आया, यहाँ पे ग्राम आया है, तो अभी ये मत बोलना कि ग्राम का बताया नहीं था, बताया था। देखो यहाँ पे बताया था मैं, ये देखो मीटर हो या ग्राम दोनों सेम है, ठीक है। इसके लिए भी एक ही रूल रहेगा, जैसा रूल इसके था मीटर के साथ था, उसका भी ग्राम के लिए भी सेम ही रूल रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने उसको दोनों को साथ में लिखा, दोनों को नीचे लिखा, एक के नीचे एक, ठीक है। तो मेरे को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो मतलब 1 समझ लो। 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। अब किलोग्राम में आना है, किलोग्राम से ग्राम, किलोग्राम से ग्राम, किलोग्राम से ग्राम, किलोग्राम से ग्राम, तो एरो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जैसा एरो बनाया वैसी एरो आ रहा है, किलोग्राम से ग्राम, तो यही रहेगा, ठीक है। चेंज नहीं करेंगे हम लोग, माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एरो वही है ना, किलोग्राम से ग्राम, किलोग्राम से ग्राम, किलोग्राम से ग्राम, तो इंटू 10⁻3 समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे आया 10⁻3, ठीक है। यहाँ पे देखो 10⁻3 क्या हो गया, किलोग्राम से ग्राम, और ये ग्राम पहले से नीचे है, ठीक है, समझा। अब मैं इसको मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो इसको काम करता हूँ, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या होगा बताओ, देखो यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में, अब देखो मेरा हाथ देखो, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर, है ना, वही दिया ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया, मीटर को सेंटीमीटर पे, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, तो एरो तो ऐसा जा रहा है और मैं तो ऐसा जा रहा हूँ मीटर को सेंटीमीटर में, तो क्या होगा, नेगेटिव जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, समझ में आया। तो 10⁻2 समझा। इसलिए यहाँ पे क्या आया 10⁻2, और 10⁻2 का मतलब क्या होता है पता है, 100 होता है। कितना होता है, 100। जितना पावर रहेगा उतना, मतलब सपोज़ करो अगर यहाँ पे 10⁻1 है तो 10 आएगा, 10⁻2 है तो 100 आएगा, 10⁻3 है तो 1000 आएगा। तो जितना पावर रहेगा उतना ज़ीरो बढ़ते आएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 ज़ीरो आएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 ज़ीरो आएगा। समझ में आया, ऐसा याद कराने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें कन्वर्ट, ये समझा, ये भी समझा कैसे आया। अब ये एस तो कट दे देगा तो 1 बचेगा। अब देखो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, समझा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। क्या बचा, 10⁻3 बचा, यहाँ पे 10⁻4। अब 10⁻4 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे देखो 10⁻3 समझा, 10⁻3 आया। 10⁻4 कहाँ से आया, देखो ये 10⁻2 है ना, 100 का मतलब क्या है 10⁻2, 10⁻2 तो 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ था, देखो यहाँ पे इधर 1 दिया, इधर a दिया, तो 1 इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पे -2 b, -2 यहाँ पे b, तो -2 भी हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे 10⁻2 है, यहाँ पे 2 है, तो 10⁻2 क्या हो जाएगा 10⁻4, और 1 का तो छोड़ देंगे, ठीक है, 1 का तो
वैसे ही वही रहेगा, 1 ही आएगा। 10^3, 10^4। अब बेस सेम है 10 10, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, मैंने बताया था, ठीक है, बार बार मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा। 3 + 4 7, समझा। तो एक्स का वैल्यू मिल गया हम लोग को, है ना। ये एक्स का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग, देखो यहाँ पे ये हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू मिल गया, क्या मिला, क्या मिला, 10^7। तो 10^7 बस पुट कर दो यहाँ पे, कौन सी इक्वेशन में, ये इक्वेशन में, है ना, मिल गया। तो क्या आया, 1 जूल = 10^7 अर्ग आया, समझा। ये फर्स्ट, सेकंड वाला, थर्ड वाला समझा। फर्स्ट वाले में क्या इक्वेशन राइट है कि नहीं राइट है वो हम लोग को बताना है, सेकंड वाले में रिलेशन बताना है, थर्ड वाले में एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, बट चीज़ एक ही रहेगी, वर्क ही रहेगी, ठीक है, वर्क या फोर्स या जो भी है, ठीक है, समझा। ये नहीं समझा तो आप लोग वीडियो रिवाइंड करके दीजिए, रिवाइंड करके देखिए। एंड होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे आप लोगों को अगर काम आए तो प्लीज़ अपने दोस्त लोग में भी शेयर कीजिएगा जो 11th 12th साइंस से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी मेरा ये चैनल पहुंच सके। एंड जितना हो सके सब्सक्राइब करके जाइए मेरे चैनल एंड लाइक कीजिएगा, ठीक है। एंड जो सजेशन आप लोग मुझे देना चाहते हो वो अपने मेरे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे जो जो डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग किए उसका लिमिटेशन का दूसरा नाम क्या होता है पता है, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस का मतलब वो काम वो नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसको बोलते हैं लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस। उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, लिमिटेशन क्या है उसका, लिमिट क्या है उसका, क्या उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता, ठीक है, उसको बोलते हैं लिमिटेशन। उसका देख लेते 4 पॉइंट है, ठीक है, देख लेते उसको, और ये भी शायद एग्जाम में पूछ ले इसलिए मैंने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया हूँ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस मतलब यूनिटलेस, मतलब कि कांस्टेंट, कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस मतलब कि सपोज करो कि जो कांस्टेंट अभी आया था उसका वैल्यू कहाँ से मिलेगा हम लोग को, एक्सपेरिमेंट से ही वैल्यू मिलेगा, हम लोगों को डायमेंशन एनालिसिस से वैल्यू नहीं मिलेगा। डायमेंशन एनालिसिस हम लोग को के का वैल्यू दिया नहीं दिया, कौन दिया, एक्सपेरिमेंट वैल्यू दिया, ठीक है। 2π जो है वो एक्सपेरिमेंट हम लोग जब करेंगे करेंगे जब आप लोग 11th 12th में तो वो देगा, ठीक है। कांस्टेंट का वैल्यू कौन देता है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस एज दिस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम ये है क्या है, डायमेंशनलेस है, क्या है, डायमेंशनलेस है। तो इन लोगों का वो डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर सकता, ठीक है। तो जिस चीज़ का डायमेंशन है ही नहीं वो चीज़ का वो एनालिसिस नहीं कर सकता। फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है, कांस्टेंट का एनालिसिस नहीं कर सकता और डायमेंशन का एनालिसिस नहीं कर सकता वो, ठीक है। जिसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ में आता, एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता e⁻0 e⁻1 e⁻a e⁻b जो भी है, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है। लॉग का मतलब लॉगरिथम, ये आप लोगों को मैथ्स में आएगा, हो सकेंगे तो मैथ्स में भी पढ़ाऊँ शायद आगे, बट अभी तो फिलहाल फिजिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लॉग का मतलब लॉगरिथम, ठीक है, ये मैथ्स में आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक तो समझ में 10th में करे आप लोग ने, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर दिस क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। थर्ड वाला, दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज़ नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये मेथड यूज़ नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं रहेगा, इज़ नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, व्हेन कांस्टेंट इज़ नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, समझ में आया। इफ़ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सम मोर टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट देयर प्रेजेंस यूजिंग डायमेंशन इक्वेशन। मतलब सपोज कर लो यहाँ पे एस, मैं इक्वेशन देता हूँ एक, एस इज इक्वल टू 80 एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो क्या था, हाँ, एस इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर,
ठीक है। तो इसका डायमेंशन निकाल लो, इसका डायमेंशन निकालो, इसका डायमेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, हमें बताया था कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं मिलता। तो इसका डायमेंशन निकालो, इसका डायमेंशन निकालो। अगर दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है, सेम ही आएगा अगर, तो ये इक्वेशन में, बट इसका रियल इक्वेशन क्या पता है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हम लोग ये नहीं भी ले रहे तो ये लेंगे खाली तो भी हम लोग को वो आएगा, ठीक है। इसका ये लिमिटेशन है कि हम लोग को वो बताएगा नहीं कि एक्स्ट्रा जो मोर टर्म्स है वो कितना रहेगा, क्या रहेगा, वो नहीं बताएगा, ठीक है। इफ़ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सम मोर टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट देयर प्रेजेंस यूजिंग डायमेंशन इक्वेशन। मतलब कि वो हम लोग को बताएगा नहीं कि वो कोई अदर टर्म भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि वो डायरेक्ट बता देगा कि डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, आप लोगों को हो सके तो याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सबसे पहले एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा। मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ अपना नोट्स, वो नोट्स जो लिखा वो बाद में बताता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है। एक्यूरेसी, पहले एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है पता है, सपोज़ कर लो आप लोगों ने वो गेम खेले होंगे या देखे होंगे टीवी में। देखो यहाँ पे एक गोल रहता है, ठीक है। तो हम लोग वो गोल से ऐसा मारते हैं उसको, तो यहाँ पे वो चिपकता है, ठीक है। वो गेम आप लोग खेलोगे। तो सपोज़ कर लो ये वैल्यू है, यहाँ पे मेरे को वो जो तीर है, तीर जो हम लोग चलाते हैं, वो तीर यहाँ पे लगना चाहिए। बट उसका एक्यूरेसी कितना पता है, वो जब तीर चला रहा है कोई भी ह्यूमन बींग तीर या चला रहा है, तो उसका यहाँ पे लग रहा, यहाँ पे लग रहा, यहाँ पे लग रहा, सपोज़ करो यहाँ पे भी लग रहा, यहाँ लग रहा, यहाँ लग रहा, यहाँ लग रहा, यहाँ लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा, तो हम बोलेंगे उस बंदे का एक्यूरेसी राइट है, एक्यूरेसी उसका बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बोलेंगे। प्रिसीजन में क्या होता है पता है, प्रिसीजन में कोई बंदा तीर चला रहा है बट उसका लग कहाँ रहा है, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 ठीक है, यहाँ चला रहा है, उसका प्रिसीजन अच्छा है। क्यों प्रिसीजन अच्छा है, क्यों पता है, क्योंकि देखो उसने जो भी 5 या 6 या 7 जितने भी तीर चलाया है वो एक ही जगह पे चलाया है। देखो सेम जगह पे, सेम डिस्टेंस पे चलाया है उसने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहीं यहाँ नहीं चलाया, एक ही जगह पे चलाया। देखो तो उसका प्रिसीजन अच्छा है, लेकिन एक्यूरेसी उसका ख़राब है। क्यों एक्यूरेसी ख़राब है, क्योंकि एक्यूरेसी क्या है, ये ना मेन हम लोग का जो एम है यहाँ पे टिक करना है, तो यहाँ पे वो टिक नहीं कर रहा है, यहाँ पे टिक कर रहा है, तो उसका एक्यूरेसी ख़राब है, पता चल गया। लेकिन उसका प्रिसीजन अच्छा है। प्रिसीजन क्यों अच्छा है, क्योंकि उसने 5 जो भी तीर चलाया वो एक ही जगह पे चलाया है, कहीं अलग अलग नहीं चला, तो उसका प्रिसीजन जो वो है वो अच्छा है। समझ में आया, नहीं समझा तो वीडियो रिवाइंड करो, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को वो क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा बहुत ट्रू वैल्यू के मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे है, तो उसका एक्यूरेसी अच्छा है। प्रिसीजन में क्या है, वो यहाँ पे चला रहा है 5-6 बट साथ में, तो उसका प्रिसीजन अच्छा है, बट एक्यूरेसी क्या है उसका ख़राब है। क्यों ख़राब है, क्योंकि एक्यूरेसी तो ये है ना मेन, उसका गोल तो ये एम तो ये यहाँ पे क्लिक करना चाहिए उसको, तीर यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन। समझ गया एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता, ठीक है। ऑल द मेजरमेंट्स मे बी एक्यूरेट मीनिंग दैट द मेजर वैल्यूज आर द सेम एज द ट्रू वैल्यू। वही मैंने जो बताया कि जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के अगर सेम रहेगा तो उसको बोलेंगे हाँ एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, मीनिंग दैट द मेजर वैल्यू जो हम लोग मेजर किए आर द सेम एज द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का साथ है, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी इज़ हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज़ टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब वो कितने क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। समझ में आया। थर्ड वाला, दिस मेजरमेंट्स मे बी प्रिसाइज। प्रिसाइज का डेफिनेशन देखो, मीनिंग दैट मल्टीपल मेजरमेंट गिव नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज़। मतलब कि कोई भी एक सिंपल वैल्यू वो आइडेंटिकल, मतलब सपोज कर लो मेरे को एक दे रहा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ये मेरे को वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो चारों क्या है, एक दूसरे के एकदम क्लोज है, करीब है, बट एक्चुअल जो वैल्यू मेरे को देना चाहिए था, जो इंस्ट्रूमेंट है या जो भी मशीन है वो क्या देना चाहिए था,
6 वैल्यू मेरे को देना चाहिए था, बट वो दे रहा 5.1, 5.2, 5.3, 5.1, तो वो एक्यूरेट नहीं है, बट प्रिसीजन अच्छा है। क्यों प्रिसीजन अच्छा है? क्योंकि देखो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ये एक दूसरे के एकदम करीब है, तो उसका प्रिसीजन अच्छा है। देखो यहाँ पे मैंने समझा के बताया था, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया प्रिसाइज का डेफिनेशन। द गोल ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का गोल क्या होता है? शुड बी द गेट एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज मेजरमेंट। मतलब कि ऑब्जर्वर का गोल क्या रहना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए और प्रिसाइज मेजरमेंट होना चाहिए। जो भी मेजरमेंट करेगा ऑब्जर्वर वो एक्यूरेट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, उसका गोल है, ठीक है, ऑब्जर्वर का। ये हो गया एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ठीक है, समझ में आया? अब कुछ बात कर लेते हैं अनसर्टेनिटीज़ के बारे में। अनसर्टेनिटी जो अराइज होता है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, किसकी वजह से? पता है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कैसी है उसकी वजह से होता है। स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, पर्सन का स्किल कैसा है। द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट, कौन सा मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ये 4 है जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, रीज़न है जो क्रिएट करता है, ठीक है। प्रिसीजन हो गया, एक्यूरेसी हो गया और अनसर्टेनिटीज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एरर्स, ठीक है। आप लोग 11th-12th में ना अभी बहुत आप लोग मेजरमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल जो जिसको बोलेंगे, प्रैक्टिकल में फिजिक्स के प्रैक्टिकल में बहुत आप लोग करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो एरर भी आता है, ठीक है, जैसे मोबाइल में भी बहुत सारे एरर्स आते हैं ना हम लोग को, तो हम लोग एरर को रेक्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं फिजिक्स लैब में फॉर ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकल के लिए, तो उसके अंदर भी एरर्स आते हैं, ठीक है। वो एरर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर और सेकेंड वाला रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? These errors are errors that are not determined by chance but are introduced by inaccuracy inherent to the system. Inaccuracy की वजह से सिस्टमेटिक एरर होता है। सिस्टमेटिक एरर के लिए समझने के लिए हम लोग को उसका टाइप्स देखो सिस्टमेटिक एरर में ना 4 टाइप है। कितने टाइप है? 3 टाइप है, सॉरी 3 टाइप है, ठीक है। पहला टाइप क्या है? इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब क्या है पता है? इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से एरर अराइज हो रहा है। देखो, दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू द डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट गलत यूज़ करने की वजह से ये एरर होता है, ठीक है। तो इसका नाम इसलिए पड़ गया इंस्ट्रूमेंट एरर। सेकेंड वाला एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब कि जो टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सेटिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो राइट नहीं है। दिस इज़ एन एरर ड्यू टू द डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। डिफेक्टिव सेटिंग हम लोग कर रहे हैं, कुछ गलत सेटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट अच्छे से एरर दे रहा है हम लोग को, ठीक है। थर्ड वाला क्या है? पर्सनल एरर। Such errors are introduced due to fault of the observer, bias of observer, carelessness in taking observation, etc. could result in such error। मतलब कि पर्सनल एरर में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो या तो बायस है, या तो वो फॉल्ट कर रहा है, या तो वो केयरलेसनेस कर रहा है ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ठीक है। तो पर्सनल एरर होते हैं, ठीक है, 3 टाइप होते हैं। अब आते हैं रैंडम एरर। These are the errors which are introduced even after following all the procedure to minimize systematic errors, ठीक है। ये एरर कब प्रोड्यूस होता है? रैंडम एरर अकर्स ड्यू टू वेरिएशंस इन कंडीशंस इन विच एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, ठीक है। ये हो गया रैंडम एरर। जो रैंडम एरर रैंडम एरर का एक और पॉइंट आप लोग ये देख लो, दिस एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली बट वी कैन मिनिमाइज। मतलब कि रैंडम एरर को हम लोग मिनिमाइज नहीं, रैंडम एरर को हम लोग कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज कर सकते। देन बाय रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड देन टेकिंग देयर मीन का मतलब एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बट उसको कम्प्लीटली निकाल नहीं सकते। तो MCQ में पूछ सकता है कि रैंडम एरर को कम्प्लीटली निकाल सकते हैं या उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और सिस्टमेटिक एरर तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं, बट रैंडम एरर जो है उसको हम लोग कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज़ कर सकते, कम कर सकते हैं, ठीक है। समझा ये एरर? तो ये हो गया एरर के बारे में। अब जो एरर जो हम लोग को जो रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करना है, वो रैंडम एरर किस फॉर्मूले पे मिनिमाइज़ होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम लोग को रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए ना
यहाँ पे 4 फार्मूला है, देखो एक एक करके देखते हैं। देखो सपोज़ कर रहा हूँ मैं एक कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ जिसका मेरे को मेजरमेंट आया, देखो A1 A2 A3 और सो ऑन A4 ये A5 जितना गया उतना, सपोज़ करो 5 तक गया 6 तक, जितने तक गया वो n तक गया, समझ में आया? ठीक है, मैंने मेजरमेंट करा तो इतना वैल्यू मेरे को मिल रहा है 5.1 5.2 5.3 जो भी मिल रहा है, या मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया A1 A2 A3 और सो ऑन। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन मतलब ए मीन जिसको बोलेंगे, ए मीन कैसा फार्मूला, क्या फार्मूला हो जाएगा पता है उसका? ये जो वैल्यू मिला है उसको प्लस कर दो, डिवाइड बाय जितना अपने एक्सपेरिमेंट किया है जितने बार उसको डिवाइड कर लो। सपोज़ कर लो A1 A2 A3 था खाली, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। जो लास्ट टर्म रहेगा, इधर n टर्म है, इधर पे n है तो यहाँ पे n, अगर 3 तक रहता था यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहता, समझ में आया? तो जो लास्ट टर्म रहेगा वही यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ये पहला फॉर्मूला किसका? मीन का, ए मीन। ठीक है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते पता है? इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, अगर याद करना है तो याद कर लो। वैसे देखो 1/n है ना, तो 1/n को मैं बाहर लिख देता हूँ। अब देखो A1 A2 A3 A4 A5 ऐसा जा रहा है, तो खाली A तो सेम रह रहा है, बाकी 1 2 3 हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ AI कर देता हूँ। I का क्या मतलब हो गया पता है? I है 1 से जा रहा है n तक, I = 1 से n तक। ठीक है, ये इसको रीड करने का, इसको क्या बोलते हैं पता है? समीशन। क्या बोलते हैं इसको? समेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या बोलते हैं इसको? समेशन। इसको क्या बोलते हैं? समेशन। मैथ्स में, हाँ मैथ्स का ही है। ठीक है, तो इसलिए फिजिक्स में मैथ्स भी आना ज़रूरी है। ठीक है, समेशन हो गया, 1 2 3 हो गया, तो ए तो सेम है तो ए लिख दिया यहाँ पे, इधर आई कर दिया, I = 1 से लेके जाएगा n तक जा रहा, समझ में? इसको ऐसे रीड करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड क्या पता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब कि A1 A2 A3 इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में देखो, A मीन -1 एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट मीन A, देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ A मीन -A1 क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट A1। A मीन -A2 एब्सोल्यूट एरर A2। A मीन -AN एब्सोल्यूट एरर AN। A3 A मीन -A3 ट्रायंगल A3 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसा सब आएगा। ठीक है, तो उसको डेफिनेशन बना दिया एब्सोल्यूट एरर का। इसको क्या बोलते हैं? ये जो हम लोग लिखे ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। देखो डेफिनेशन में डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे डेफिनेशन? सिंपल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस किसको बोलते हैं? माइनस, यहाँ पे माइनस था ना, पीछे हम लोग देखे थे माइनस था। डिफरेंस बिटवीन, किसकी डिफरेंस बिटवीन? मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल वैल्यू, है ना? ईच इंडिविजुअल वैल्यू A1 A2 A3 ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। समझा? ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला ये, सेकंड फार्मूला इंडिविजुअल के लिए ये A मीन -A1, A2 के लिए A मीन -A2, AN के लिए A मीन -AN। यहाँ पे ट्रायंगल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रायंगल से हम लोग को पता चलता है वो एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। पता है मीन आ जाएगा। मीन का मतलब क्या होता है पता है? बेसिकली याद रखना, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी मैं बताता हूँ वो आप लोग जो टॉप है पेज के उसके अंदर उसके ऊपर लिख दो। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, कैसे निकालते पता है? अगर 2 या 3 तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 / 2। सपोज़ कर लो मेरे को आप लोगों को इंग्लिश में मिला 50 मार्क्स, फिर हिंदी में मिला 65 मार्क्स, फिर उर्दू में मिला 70 मार्क्स। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? 50 + 65 + 70 / क्या करेंगे? बताओ? 3। क्यों 3? क्योंकि यहाँ पे क्या कितना नंबर है? 3 नंबर है, इसलिए यहाँ पे 3। समझा? तो उसको बोलते हैं एवरेज, ऐसा फाइंड करते हैं। तो बस वही किया उसने। देखो यहाँ पे भी ये जो भी मिला हम लोग को A1 A2 A3 और सो ऑन AN तक गया है, और डिवाइड बाय n का क्यों करें? क्योंकि यहाँ पे n है। अगर सपोज़ करो यहाँ पे 2 तक खाली रहता, खाली यहाँ पे ख़त्म हो जाता, तो यहाँ पे क्या आता? 2 आता, है ना? तो जितना टर्म रहेगा उतना नंबर आएगा। अगर 10 टर्म है तो यहाँ पे 10 आएगा, 11 टर्म है तो यहाँ पे 11 आएगा, जितना टर्म रहेगा उतना आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी उसने वही किया, 1/n को ऐसे लिख दिया। तो क्या चेंज हो रहा? खाली 1 2 3 हो रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रायंगल को ऐसे लिख दो, ए को भी ऐसे लिख दो,
ये चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 हो रहा, तो आई को ऐसे लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 से, आई कितना है 1 से गया n तक, तो n लिख दिया। सपोज करो 1 से 10 तक जाता तो यहाँ पे आई 1 से लेके यहाँ पे 10 आ जाता, ठीक है। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, जिसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या रहेगा, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आया, ये हो गया थर्ड। अब देखो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है पता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है पता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हम लोग को मीन एब्सोल्यूट एरर मिला, जो ये मिला, डिवाइड बाय अपना पहला वाला मीन, ये वाला पहला वाला मीन, उन लोगों को डिवाइड कर देंगे ना, देखो यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल ए मीन डिवाइड बाय नॉर्मल ए मीन, फर्स्ट वाला, और जो अभी हम लोग फाइंड किए वो वाला, ठीक है। डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को, रिलेटिव एरर, ठीक है। और आगे हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम लोग को ये सब फॉर्मूले याद रहना चाहिए ताकि हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग को रिलेटिव एरर को या एरर को हम लोग को परसेंटेज में फाइंड करना है तो सिंपल उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक परसेंटेज एरर, हम लोग को ऐसे फाइंड कर लेंगे। अगर परसेंटेज में फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तक का ये वीडियो एंड होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अपना सजेशन कमेंट में मुझे बताइएगा। एंड अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर नहीं करें सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड जितना हो सके 11th 12th साइंस के जो रिलेटिव आपके हैं उनको शेयर कीजिए मेरा चैनल, एंड वो उनको बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।